यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अंदर हमने बात की थी चीन देश के बारे में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बात की थी चीन की क्लाइमेट के बारे में, चीन की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये बंधना है आपको बोलोगे था। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं चीन की मिट्टियों के बारे में, सॉइल्स ऑफ चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चीन के अंदर विशाल क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जिसमें समुद्र तटीय क्षेत्रों से लेकर के महाद्वीपीय आंतरिक जलवायु का भी यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जलवायु संबंधी विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो मिट्टी का वितरण है उसमें भी बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। चीन के क्षेत्र में चीन के क्षेत्र के अंदर लगभग 90% वायु यानी कि लोयस और जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है, और केवल 10% मिट्टी जो है वो अवशिष्ट और स्थानीय मिट्टी के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर विमूढ़ जो मिट्टियां होती हैं उनकी यहाँ पर कमी पाई जाती है, और चीन की जो विशालता है यानी कि इसका जो विशाल क्षेत्रफल है, इसके कारण उत्तरी चीन में और दक्षिणी चीन की जो मिट्टियां हैं उनमें बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है। उत्तरी चीन के अंदर ठंडी और शुष्क जलवायु है, जिसके कारण चीन में उत्तरी चीन के अंदर जो मिट्टी है वो यहाँ पर यानी कि यांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित मिट्टी है, और दक्षिणी चीन के अंदर गर्म जलवायु और आर्द्र जलवायु का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी बनी है वो रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित मिट्टी है। उत्तरी चीन की जो मिट्टी है वो धीमी गति से बनती है, जिससे यहाँ पर जो अपक्षालन की प्रोसेस है वो भी कम होती है, जिसमें लोहा और एल्यूमीनियम जो तत्व हैं इनकी अधिक मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। सामान्य रूप में बात की जाए तो चीनी जो मिट्टी है यानी कि चीन के अंदर जो पाई जाने वाली मिट्टियां हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। चीन के अंदर जो मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक मिट्टी तो है पेडोकल मिट्टी, और दूसरी मिट्टी है पेडाल्फर मिट्टी। एक मिट्टी है पेडोकल मिट्टी और दूसरी मिट्टी है पेडाल्फर मिट्टी। पेडोकल मिट्टी की बात की जाए तो इसको मुख्य रूप से 5 छोटे विभागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो आता है यहाँ पर मरुभूमि के रूप में। मरुभूमि की मिट्टियां जिसे मरुभूमियां के नाम से जाना जाता है। तो चीन के अंदर जो क्षेत्र है कांसू क्षेत्र, आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र और सिकियांग के जो वनस्पतीय प्रदेश हैं वहां पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसे मरुभूमियां यानी कि मरुस्थलीय भूमि के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी जिसे मरुस्थलीय भूमि के नाम से जाना जाता है, ये मिट्टी सामान्य रूप में धूसर और पीले रंग जो पीली धूसर रंग में हल्के कणों वाली पतली मिट्टी के रूप में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सामान्य रूप में ये मिट्टी कैसी है? धूसर रंग की है, जिसमें पीला धूसर रंग भी शामिल होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये
कणों वाली पतली मिट्टी के रूप में फैली हुई है। इसके बाद बात आती है दूसरी मिट्टी के बारे में जो पेडोमल मिट्टी के अंतर्गत है। इसे नाम दिया गया है चरणोजम, चेस्टनट और काली मिट्टी के नाम से। दूसरी मिट्टी चरणोजम, चेस्टनट और काली मिट्टी के नाम से। ये जो मिट्टी है इनका जो विस्तार है चीन के अंदर वो मरुस्थलीय भूमि पर और लोयस के जो मैदानी प्रदेश है वहां पर आते जल मरुस्थलीय प्रदेश वाले जो घास वाले भाग हैं वहां पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और ये मिट्टी हल्की चूना युक्त उर्वर यानी कि उपजाऊ मिट्टी के रूप में होती है। नेक्स्ट इसके बाद लोयस मिट्टी। नेक्स्ट है लोयस मिट्टी। लोयस मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी का जो जमाव है ये उत्तरी पश्चिमी जो चीन है उसके अंदर और मंगोलिया से चलने वाले जो हवाएं हैं उनके द्वारा इस मिट्टी का जमाव किया गया है। इनका जमाव आंगो बेसिन जो है उसके तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी 30 से 90 मीटर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई ये मिट्टी है जो सबसे विशाल क्षेत्र के अंदर फैली हुई मिट्टी के रूप में है। ये मिट्टी महीन कणों वाली हल्के पीले रंग की मिट्टी होती है जो उपजाऊ भी होती है। यानी कि इस मिट्टी के जो कण हैं ये पतले होते हैं, बारीक कण होते हैं और पीले रंग की मिट्टी होती है, हल्के पीले रंग की। और सबसे बड़ी बात की ये मिट्टी कैसी है, उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी का जो पीलापन है उसके कारण ही उत्तरी चीन का जो मैदान है उसे पीली मिट्टी के मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये मिट्टी का जमाव उत्तरी चीन के अंदर पाया जाता है और इसके रंग के कारण ही उत्तरी चीन के अंदर जो मैदानी विस्तार है उसे चीन पीली मिट्टी के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी की उर्वरता होती है, इसके कारण ही इसमें जो उर्वर गुण होते हैं, फर्टिलिटी जो इसकी होती है उसके कारण ही इस चीन ये मिट्टी के क्षेत्र को उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र में यानी कि उत्तम कृषि के क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी आती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार मुख्य रूप से नदियों की जो घाटी क्षेत्र है और अन्य मिट्टी के साथ में इन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो नदियों के घाटी क्षेत्र हैं वहां पर और जो अन्य मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है उसके साथ में ही इन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है। उत्तरी चीन के मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पीले और धूसर रंग की मिट्टी के रूप में यानी कि धूसर का मतलब ग्रे या धुएं के समान यानी कि ऐश ग्रे जिसे हम बोल सकते हैं उसके समान इस मिट्टी का रंग पाया जाता है। ये मिट्टी कैसी होती है, हल्की होती है और इस मिट्टी के ऊपर कृषि कार्य करने की आसानी होती है। यहाँ इस मिट्टी पर खेतों को आसानी से जोता जा सकता है और ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है तो ये मिट्टी कैसी है, उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है जिससे उसके अंदर नमी बनी रहती है, इसलिए ये मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में मानी जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी आती है खारी और क्षारीय मिट्टी के रूप में। खारी और क्षारीय मिट्टी
ये जो मिट्टी है इसका विस्तार मुख्य रूप से चीन के कियांशु तट पर, वांगडू नदी के मुहाने पर और इस नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वांगडू नदी का मैदानी क्षेत्र वहां पर छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर इन खारी और क्षारीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जहां पर जल निकास की कमी पाई जाती है और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र यहाँ पर फैले हुए हैं। नमक और रेत जो होता है, कलर जो होता है, उसकी अधिकता के कारण ये मिट्टी कैसी होती है, अनउपजाऊ होती है। यानी कि ये मिट्टी उतनी अधिक उपजाऊ नहीं है कि यहाँ पर फसलों का अधिकतम प्राप्त किया जा सके। उपजाऊ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर, और इस मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर इसकी निरंतर इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरीके से ये बात थी पेडोगल मिट्टियों के बारे में जो चीन के अंदर फैली हुई है, जिसमें मरुभूमि की मिट्टी, चरणोत्तर चेस्टनट और काली मिट्टी, लोयस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और खारी क्षारीय मिट्टी का विस्तार इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो चीन की दूसरी मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पेडाल्फर मिट्टी। पेडाल्फर मिट्टी, जैसे पेडोगल मिट्टी के 5 उपविभाग हैं, उसी तरीके से पेडाल्फर मिट्टी के 4 उपविभाग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो मिट्टी आती है वो है भूरी पोडजोलिक मिट्टी। पेडाल्फर मिट्टी का पहला भाग जिसे नाम दिया गया है भूरी पोडजोलिक मिट्टी के नाम से। तो इस मिट्टी का जो विस्तार है ये कई क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। जेचुआन प्लेटो के पश्चिमी और उत्तरी और पूर्वी ढालों पर, हबई यानी कि हुबे प्रांत पर, हुनान, चिकियान जिसे जेजियांग के नाम से जाना जाता है, और फुटिन क्षेत्र जो है इनके उच्च भूमि वाले क्षेत्रों पर, उच्च भागों के ऊपर लाल भूरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें लोहा तत्व, पोटाश तत्व और खनिज तत्व जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी के अंदर जो अम्लता के गुण है वो यहाँ पर कम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी में अपक्षारण की प्रोसेस कम हो पाती है। तो ये थी बात भूरी पोडजोलिक मिट्टी के बारे में। इसके बाद पेडाल्फर मिट्टी का दूसरा रूप आता है, दूसरा जो प्रकार है वो है चूना रहित जलोढ़ मिट्टी। दूसरा प्रकार है चूना रहित जलोढ़ मिट्टी के रूप में। तो ये मिट्टी जो निचली यादृशिका नदी की घाटी है उसमें, अनोई नदी की घाटी में और गहरी इन घाटी क्षेत्रों के अंदर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये मिट्टी हल्की होती है और जलोढ़ मिट्टी के रूप में है, तो ये मिट्टी ऐसी हुई उपजाऊ मिट्टी ही होती है। ये मिट्टी कृषि फसलों के लिए अनुकूल मिट्टी है, जहाँ पर फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पीली पोडजोलिक मिट्टी। पहले थी शुरुआत में भूरी पोडजोलिक मिट्टी, अब है इसके बाद में पीली पोडजोलिक मिट्टी। ये पीली पोडजोलिक जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से चीन के यूनान प्रांत में, क्विंचाओ प्रांत के अंदर पठारी जो क्षेत्र है इनके पठारी भागों पर इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूप है इसका प्राचीन लाल मिट्टियां।
प्राचीन काल की मिट्टी है, ये पहला अवसर मिट्टी का अंतिम प्रकार है जो इस मिट्टी के अंदर इसमें जो मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ये जो प्राचीन लाल मिट्टियां हैं इसमें मुख्य जो प्रकार है वो लेटेराइट प्रकार का होता है। और दक्षिणी चीन की आर्द्र और गर्म जलवायु के अंदर पहाड़ी भागों पर अम्लीय लेटेराइट मिट्टी का विस्तार यहाँ पर अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है हुनान, सिकियांग, कियांगसू, हुबेई जैसे हुबे प्रांत में पाया जाता है और जेजुआन बेसिन के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात थी अपनी चीन की मिट्टियों के बारे में, जिसमें चीन के अंदर मिट्टियों को दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। पहला भाग पेडोलर मिट्टी जिसके 5 उपविभाग हैं और दूसरा भाग है पेडाल्फर मिट्टी जिसके 4 उपविभाग हैं। तो ये बात थी अपनी चीन के अंदर मिट्टी संसाधन के बारे में, सॉइल्स ऑफ चाइना के बारे में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के अंदर पाई जाने वाली कृषि के बारे में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चीन के अंदर कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर ऑफ चाइना। पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें चीन सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देश के रूप में है। यहाँ कृषि जो है प्राचीन और मुख्य व्यवसाय के रूप में है। चीन के जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो जीडीपी है चीन की, उसमें सबसे अधिक योगदान कृषि का लगभग 19% तक का पाया जाता है। चीन की वर्तमान के अंदर चीन की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 60% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। चीन की इतनी अधिक विस्तार यहाँ पर जो पाया जाता है उसमें चीन की कुल जनसंख्या का लगभग 60% जो भाग है यानी कि 60% जनसंख्या चीन की वो कृषि कार्य में लगी हुई है।
चीन की इतनी अधिक जनसंख्या जो कृषि में लगी है, उसके बाद में यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि चीन के केवल 16% भूमि के ऊपर ही कृषि कार्य किया जाता है। वास्तविक रूप में चीन की जो केवल 10% भूमि कृषि योग्य ही है और 2% कृषि भूमि का जो विस्तार है वो चीनी किसानों की मेहनत और साम्यवादी सरकार की जो कृषि उत्पादन वृद्धि योजना है इनके द्वारा ही ये सफल हो सकी है। चीन में कृषि भूमि की कमी है और चीन की जो अधिकांश जनसंख्या है उसका कृषि में लगा हुआ होना, इसके कारण ही यहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ये औसत केवल 0.2 हेक्टेयर आता है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि इतना कम औसत है और ये केवल जापान को छोड़कर के विश्व में कहीं पर भी इतना कम औसत नहीं पाया जाता है। चीन के अंदर कृषि विकास की बात की जाए तो यहाँ कृषि के विकास के लिए 1949 के बाद से यहाँ की जो साम्यवादी सरकार है इनके प्रयत्नों के कारण ही चीन में कृषि का विकास हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले चीन अपनी खाद्य सामग्री की पूर्ति के लिए 20 लाख टन खाद्य पदार्थों को आयात करता था, जिसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं और आटे की मात्रा अधिक होती थी। इसमें से केवल लगभग 50% मात्रा तो चावल की होती थी और कुछ मात्रा चीनी शुगर की भी होती थी। लेकिन 1949 यानी कि 1949 में जब साम्यवादी सरकार का निर्माण हुआ उसके बाद यहाँ पर कृषि क्षेत्रों में विकास किया गया, कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया, बहुत सारे कार्य किए गए, कृषि व्यवस्था के अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए और इस क्षेत्र के अंदर अधिकतम जो विकास है वो करने के लिए किसानों की हालत में भी परिवर्तन किया गया और उनमें भी सुधार किया गया, जिससे चीन की कृषि का विकास हुआ ही उसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई और चीन केवल अपनी आवश्यकता और मांग की पूर्ति का ही उत्पादन नहीं करने लगा, बल्कि उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि कुछ खाद्य पदार्थों में और अन्य कृषि पदार्थों का भी निर्यात चीन देश के द्वारा किया जाने लगा। आयात किए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ थे उनकी मात्रा में बहुत ही अधिक कमी आ गई थी, जिसमें चीन की राजनीतिक दशाओं ने चीन में जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया। चीन विश्व का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि जो है वो प्राचीन काल से और आधुनिक दोनों ही प्रकार की यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। चीन की इस कृषि के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं की गई हैं उनके महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें चीन के अंदर जो महत्वपूर्ण कदम है वो 1949 यानी कि 1949 में जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और इससे कृषि क्षेत्रों के अंदर सरकार की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया और इसी तरीके से 1950 से 1952 तक जमीन जो है उनको जमींदारों से छीन करके किसानों के अंदर बांटा गया। 1953 से 1956 तक सरकारी कृषि का विकास यहाँ पर किया गया। 1957 से सामूहिक कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि की गई। 1958 से कृषि का यंत्रीकरण किया गया और कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग बढ़ाया गया। 1952 से 1957 तक प्रथम और 1958 से 1962 तक चीन में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई, जिनके द्वारा चीन के अंदर कृषि फसलों के उत्पादन में लगातार वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए और कृषि का उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बजट की
और योजनाओं की क्रियान्विति इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत की गई। और कृषि विकास की जो 12 वर्षीय योजना है वो कृषि योजना के रूप में यानी कि 1955 से 1967 के बीच में लागू की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार के द्वारा चीन के अंदर कृषि क्षेत्र के उत्पादन में, कृषि फसलों के उत्पादन में की गई। चीन की कृषि की विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पर कृषि की विशेषताएं बात कर रहे हैं हम चीन के अंदर। तो चीनी कृषि की जो विशेषताएं हैं उनमें ये है कि चीन एक पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है और इस देश की 66% जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर होती है। चीन की कृषि में ये बहुत ही कॉमन है कि चीन के सामने एक विशाल जनसंख्या की पेट भोजन का सवाल है, यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या पूरे विश्व की चीन के अंदर निवास करती है। पूरे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन में निवास करती है। तो उस जनसंख्या के भोजन के लिए भी फसलों का उत्पादन किया जाना एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और जबकि इस इतने विशाल क्षेत्रफल के लगभग 13% क्षेत्र पर ही कृषि योग्य भूमि विकसित हुआ है। तो इसमें ये भी है कि चीनी किसान इस 13% कृषि योग्य भूमि में से ही 2% भाग जो है इन मसान के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो कृषि योग्य भूमि होने के बाद भी कम भूमि के ऊपर अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति करते हैं। ये चीनी किसान जो है चीनी किसान और चीनी कृषि की मुख्य विशेषता के रूप में है। इसके अलावा चीनी किसान कृषि की बात की जाए तो चीनी किसान का जो खेत है वो एक तरीके का बगीचा होता है जिसमें एक समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन चीनी किसान के द्वारा किया जाता है। एक ही फार्म के ऊपर गेहूं, जौ, सोयाबीन ऐसी फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, जिसके साथ ही हरी सब्जी और तरकारी की भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कम से कम भूमि के ऊपर अधिक से अधिक उत्पादन करने के आधार पर चीनी किसान गहन खेती का अधिकतम उपयोग करते हैं। चीनी किसान जो है ये आधुनिक रासायनिक खादों के ऊपर भी निर्भर नहीं करता और भूमि के उर्वरता बनाए रखने के लिए देसी मलमूत्र की जो खाद होती है उसका भी उपयोग चीनी किसान करता है। एक खेत पर एक वर्ष में 3 फसलें और फसल में अनेक फसलों का उत्पादन करना चीनी किसान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भूमि का अधिकतम उपयोग करने की बात की जाए तो उसके आधार पर चीनी किसान मेड़ों और फालतू भूमि के ऊपर सब्जी, फल और सैतून की कृषि यहाँ पर करता है। कृषि भूमि में विस्तार और मिट्टी का कटाव रोकने के आधार पर चीनी किसान ढालू क्षेत्रों के अंदर यानी कि जो ढालूनुमा भाग है उन भागों में सीढ़ीनुमा खेत का निर्माण करके कृषि का उत्पादन करता है। अयोग्य जो कृषि भूमि है इसको कृषि योग्य बनाए जाने के लिए चीनी किसान जो है उपजाऊ और दलदली भागों के अंदर उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देते हैं, जिससे जो अयोग्य कृषि भूमि है वो भी धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वहां पर भी फसलों का उत्पादन किया जाता है। चीनी किसान जो है उत्पादन में वृद्धि करने और भूमि की उर्वरता की रक्षा के आधार पर कृषि जो है प्राचीन विधियों के द्वारा किया जाता है यहाँ पर। और आज भी कृषि के क्षेत्र में यहाँ चीन में मशीनों के साथ साथ बैलों का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। मशीनों का प्रयोग चीनी किसान जो है मिट्टी की रक्षा के आधार पर उतना अधिक उपयोग नहीं मानता। उनका मानना है कि मशीनों का उपयोग करने से जो प्राकृतिक गुण है मिट्टी के अंदर वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कृषि में चीनी किसानों के द्वारा मनुष्य और श्रम का ही अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि के लिए विभिन्न कृषि तकनीकी स्टेशनों की भी स्थापना की गई है। तो ये सभी बात है
चीन की जो कृषि है उसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में। तो सामान्य रूप में ये तथ्य सामने है कि चीन के अंदर मुख्य रूप से अयोग्य कृषि भूमि का अधिक विकास हुआ है और यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है। उसके साथ ही इस क्षेत्र में कम क्षेत्र है कृषि योग्य का, यानी कि कृषि के आधार पर जो उपजाऊ भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, वो चीन के अंदर बहुत ही कम है। लेकिन उसके बाद भी चीन के द्वारा इस सीमित क्षेत्र में भी इतना अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है कि न केवल इतनी बड़ी जनसंख्या के भोजन के लिए पूर्ति होती है, बल्कि कुछ फसलों का उत्पादन भी चीन के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो इस तरीके से चीन ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि उत्पादन की बात की जाए तो चीन के अंदर मुख्य रूप से बहुत सारी फसलों का उत्पादन यहाँ पर अधिकतम मात्रा में किया जाता है, जिसमें चावल, गेहूं, कृषि जो है, कपास, चाय, रेशम, तंबाकू, इनका अधिकतम यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चावल की बात की जाए तो चीन की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भोजन होता है चावल, जो विश्व के सबसे अधिक चावल उत्पादन यहाँ पर चीन में किया जाता है। और चीन की जो कृषि योग्य भूमि है उसके लगभग 24% क्षेत्र के ऊपर चावल का यहाँ उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी चीन जो है विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी चीन में विश्व का सबसे अधिक मात्रा में चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र जो चीन के हैं वो यांगत्से सिकियांग का क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र उसका, और दक्षिणी चावल जो क्षेत्र जो है ये चीन का महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर चीन में चावल के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण फसल जो है वो है गेहूं। विश्व का लगभग 16% और एशिया का लगभग 32% चावल गेहूं का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। उत्तरी चीन के जो विशाल मैदान है वहां पर वसंत काल में गेहूं की कृषि की जाती है। मध्य चीन और यांगत्से सिकियांग की जो घाटी क्षेत्र है वहां पर शरद काल में गेहूं की कृषि की जाती है, और शरद काल गेहूं की जो तुलना है उसकी अपेक्षा वसंत काल के गेहूं का जो प्रचार है वो अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। चीन का जो हुनान प्रांत है ये गेहूं की कृषि में अधिकतम उन्नति कर चुका है। चीन के जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है उनमें उत्तरी चीन, मध्यवर्ती चीन को महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कपास की फसल का, सोयाबीन की फसल का, चाय की फसल का, रेशम का, तंबाकू का अधिकतम मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चाय की बात की जाए तो चाय चीन देशी चाय की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। यहीं से चाय के बीजों को ले जाकर के चाय की कृषि जो है अन्य देशों में विकसित की गई है। चीन के निवासी प्राचीन काल से ही चाय का उपयोग करते रहे हैं। तो इस तरीके से चीन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कृषि फसलों का विकास हुआ है, कृषि का उत्पादन हुआ है। तो इस तरीके से ये बात थी अपनी चीन के अंदर महत्वपूर्ण कृषि के बारे में। और ये हम जो कृषि और चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे इस टॉपिक को और आगे पढ़ाई करेंगे इसकी हम। तो ये टॉपिक यही कवर करते हैं हम। थैंक यू।